अपने आरएस लेवल की जो इकोनॉमिक्स है उसे हम ऑफिशियल रूप से शुरुआत कर रहे हैं। पहले भी मैं एक लेक्चर करा चुका हूँ जिसमें मैंने जीडीपी बताया था, इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ बताया था, लेकिन वो एक रैंडम टॉपिक था। ठीक है, आज मैं एक लेक्चर वाइज शुरू करने वाला हूँ। 20 के आसपास इकोनॉमिक्स के लेक्चर होंगे, तो टाइम प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले हो ही जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, यानी जो आजकल की जो अर्थशास्त्र आप देखते हो, अर्थव्यवस्था, उसका कैसे कैसे विकास हुआ। ठीक है, तो मेरे इकोनॉमिक वाले जो लेक्चर होंगे उनमें आप नोट्स बना लिया करना, वीडियो देख करके वीडियो नोट्स बना लिया करना साथ में, क्योंकि मैं नोट्स शायद नहीं दे पाऊंगा उसमें। तो एक चीज़ ये है, शुरुआत में मैं 10-15 मिनट टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, शब्दावली, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो शब्द होते हैं वो कठिन होते हैं। पहले उन शब्दों को समझाऊंगा कि इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है। फिर उसके बाद में उस लेक्चर को प्रॉपर्ली 15-20 मिनट बाद में शुरुआत करूंगा। तो मैं जो शब्द बोला करूँ उसे आप लिख लिया करना। ठीक है, एक एक इंपॉर्टेंट शब्द बोला करूंगा, वो आप लिख लिया करना। तो लेक्चर का नाम कौन सा है, समझ में आ गया? एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, यानी आजकल की जो अर्थव्यवस्था है, जो आप पैसे वगैरह यूज करते हो, उसका विकास किस तरीके से हुआ। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या बताने वाला हूँ, टर्मिनोलॉजी बताने वाला हूँ। टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली क्या होने वाली है। ठीक है, तो पहला शब्द है इसमें बार्टर सिस्टम। सुना है कभी बार्टर सिस्टम नाम? बार्टर सिस्टम, और इसे, ये लेक्चर पूरी हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड में चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो ज़्यादातर शब्द होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं और उनका हिंदी में एक तरीके से रूपांतरण किया जाता है। इकोनॉमिक्स आप ले लो, और उसके अलावा आप साइंस ले लो, उसके अलावा आप ज्योग्राफी ले लो, इनके ज़्यादातर के जो शब्द होते हैं, मैंने बताया था आपको, शायद ग्रीक भाषा में होंगे या लैटिन भाषा में होंगे। ठीक है, तो इनका हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही कंबाइंड में चलना चाहिए। तो बार्टर शब्द सुना है कभी, बार्टर सिस्टम कभी? चलो बता दो। पुराने समय पे ऐसा होता था कि पैसे का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ये कॉइन वगैरह, ये मुद्रा वगैरह कुछ होती नहीं, सिर्फ नाम लिख लो, अब ज़्यादा मतलब। ठीक है, बाकी वीडियो देखते देखते लिख लेना। पुराने समय पे कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं था पैसे का। नॉर्मली एक सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम बोलते हैं, जिसे लेन देन का सिस्टम बोलते थे। आजकल भी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है और आदिवासी क्षेत्रों में तो चलता ही है। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है एक्स और यहाँ पे एक व्यक्ति है वाई। ठीक है, इस व्यक्ति के पास में सब्जी है लेकिन इसके पास में अनाज नहीं है, और इस व्यक्ति के पास में अनाज है लेकिन इसके पास में सब्जी नहीं है। तो ये सब्जी बेचने जैसे आएगा तो ये इसको अनाज दे देगा। ठीक है, गांव में तो आजकल चलता है, हम तो बचपन में ये सब यूज करते थे। बर्फ वाला आता था, उसके लिए अनाज वगैरह जो भी है उसको अनाज चाहिए होता है, और हम क्या है, हमें बर्फ चाहिए। ठीक है, तो वो बार्टर सिस्टम है जिसमें कोई पैसा नहीं हो, सिर्फ सिर्फ वस्तुएं, उसके पास में बर्फ है, हमारे पास में अनाज है, दोनों वस्तुओं का विनिमय हो गया उसमें। ठीक है, वो बोला जाता है बार्टर सिस्टम। तो वो पुराने समय की बात थी, आजकल तो बहुत कम यूज होता है, शहरों में तो बिल्कुल नहीं होता। शहरों में जाके आप कर सकते हो, मॉल में जाके आप एक किलो अनाज ले जाओ, या आपको सैमसंग गैलेक्सी खरीदना है और आप जाओ कि कितने रुपए हुए, उसने 10,000, तो उससे बोल दो चल 5 बोरी सरसों आपके लिए दे देता हूँ, ले लेगा क्या फोन वाला? नहीं लेगा ना। तो वो बार्टर सिस्टम शहरों में तो बिल्कुल है भी नहीं, गांव में भी बहुत कम लेवल पर हो चुका है। अभी पुराने समय पे ज्यादातर चलता था, आदिवासी लोग आज भी यूज करते हैं सिस्टम को। ठीक है, लेकिन इस बार्टर सिस्टम में मेन चीज क्या होती है, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, इसे हिंदी में बोलेंगे इच्छाओं का दोहरा संयोग। इच्छाओं का दोहरा संयोग होना जरूरी है। सामने वाले के पास में सब्जी है और उसे अनाज चाहिए, तभी वो आपको सब्जी देगा, आपको अनाज उधर देना पड़ेगा। अगर सामने वाले के पास में सब्जी है और अनाज भी है, लेकिन वो चाहता है कि सब्जी की, अनाज के बजाय यानी गेहूं के बजाय वो सरसों ले, आपके पास में सरसों नहीं है, तो आपसे वो खरीदेगा नहीं, है आपको वो सामान नहीं देगा। यानी डबल कोइंसिडेंट होना चाहिए, दोनों साइड में होनी चाहिए। इधर की साइड में जो मांग है वो इधर की साइड से पूर्ति होनी चाहिए, तभी वो बराबर होगा। तो इसमें हर किसी के पास में ऐसा सिस्टम बन ही नहीं पाता है, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस चीज़ के मामले में। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंट होता है इसमें। और एग्जांपल में आपको ये समझ सकते हो, मोबाइल वाला एग्जांपल ही ले लो आप। मोबाइल वाले को, जो मोबाइल बेच रहा है, उसको सरसों नहीं चाहिए। अगर उसे सरसों चाहिए होती तो वो सरसों लेकर भी मोबाइल दे सकता है। ऐसे कार कार खरीदने जाओ, अब कार खरीदने वाले को भी सरसों नहीं चाहिए, गेहूं नहीं चाहिए, तो वो जरूरी थोड़ी आपकी गेहूं दे रहे हैं उसे लेगा। तो उसके लिए डबल कोइंसिडेंट होनी चाहिए बार्टर सिस्टम के लिए। तो ये इसमें प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंट वाली। उसके बाद में फिर एक शब्द आता है करेंसी। करेंसी तो सुना ही होगा, मुद्रा जिसे बोलते हैं। आप जो 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का नोट से लेके डोलते हो, उसे बोलते हैं करेंसी। ठीक है, ये शब्द हैं, बाकी वीडियो में लिख लेना, आप वीडियो देख के बाद में लिख लेना, मैं आपको बता दूंगा। अभी आप सिर्फ इस पर ध्यान देते रहिए। करेंसी का कॉन्सेप्ट मैं आगे पूरा बताऊंगा, लेकिन बस इतना समझ लीजिए, करेंसी एक ऐसा मुद्रा विनिमय का साधन है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास में 1,000 रुपए का नोट है, मेरे पास में तो पड़ा नहीं होगा शायद, ठीक है, तो अगर आपके पास में 1,000 रुपए का नोट है, उसे आप अपने जेब में रखे हुए हो, लेकिन उस 1,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। उस पर सरकार ने जो लीगल टेंडर लगाया हुआ है, ठप्पा लगाया हुआ है कि हम धारक को 1,000 रुपए देते हैं, उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो एक नया शब्द क्या आया, लीगल टेंडर। क्या आया? लीगल टेंडर, यानी सरकार ने इसे घोषित किया हुआ है
कि ये 1,000 रुपए का है, जबकि उस 1,000 रुपए के नोट की 1 रुपए के बराबर भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि कागज ही तो लगा है उसमें, उसके अलावा क्या लगा है उसमें, कागज लगा है उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन लिखा है कुछ उसके अलावा। ठीक है, तो ये नया शब्द आता है लीगल टेंडर। तो करेंसी जो बनेगी, बार्टर सिस्टम खत्म हो जाएगा, डबल कोइंसिडेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने बोल दिया कि इसे अब हर कोई ले सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं जाकर के कहीं भी यूज कर सकता हूँ उसे। अगर मेरे पास रुपए नहीं होते, कोई इनमें से कोई बार्टर सिस्टम का सामान होता तो हर जगह तो यूज नहीं कर पाता उन चीज़ों को। ठीक है, तो लीगल टेंडर होता है वो सरकार उसे घोषित करती है कि ये है एक तरीके से सरकारी टेंडर है। आगे समझ में, सरकार चाहे तो जब मन मर्जी आए उस दिन लीगल टेंडर खत्म भी कर सकती है। कौन सी तारीख थी? 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी शाम को 8 बजे आए थे कि आज रात 12 बजे से 1,000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उन्होंने यही बोला था, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो लीगल टेंडर जैसे ही हटाए उसके बाद में उसकी वैल्यू रही रुपए की, करेंसी की, कोई कागज हो गया वो सारा का सारा। तो करेंसी है गवर्नमेंट की, उस पर चलती है ठप्पे पे। गवर्नमेंट जब तक इस पर अपना मोहर लगा के रखती है तब तक चलती है। बाकी अब पता ही है करेंसी कितने होते हैं, या तो कॉइन हो सकती है करेंसी, या कागज वाली होती है। कागज वाली है उसे पेपर करेंसी बोलते हैं, कॉइन जो होती है वो सिक्के वाली होती है। ठीक है, उसके अलावा आजकल इलेक्ट्रॉनिक करेंसी चल रही है और मोबाइल करेंसी चल रही है, और क्रिप्टो करेंसी एक नया आया है, उसे भूल जाओ, क्रिप्टो करेंसी आपको नहीं पढ़ना है उसके बारे में। ठीक है, वो बहुत अलग है, कंप्यूटर माइनिंग होती है उसमें, वो नाम बस याद रख लो, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, अगर आपने नाम सुना हो। लेकिन वो एक तरीके से फर्जीवाड़ा ज़्यादा होने वाला है, धीरे धीरे उसमें बबल चल रहा है एक तरीके से, और बस्ट होगा वो धीरे धीरे। तो एक होगी पेपर करेंसी, एक होगी कॉइन, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का कॉइन हो सकता है, एक पेपर कॉइन। अगला आता है प्लास्टिक करेंसी। करेंसी भी अब 3-4 तरीके की हो गई। लीगल टेंडर तो आई समझ में, ये सारी चीज़ें पहली तो आई कि पेपर करेंसी हो गई। ठीक है, ये कॉइन हो गया, आपके पास में सिक्के हो गए, पेपर करेंसी 1,000 का, 2,000 का। एक आता है प्लास्टिक करेंसी। प्लास्टिक करेंसी का मतलब समझ में आ रहा है कुछ? प्लास्टिक का नोट नहीं, आप जो एटीएम डेबिट कार्ड लेके चलते हो ना, वो भी करेंसी हो गई ना। वो आपकी वैल्यू है ना उसमें, 10,000 रुपए का उसके आपके अकाउंट में पड़े हैं, आप जहाँ जाओ वहाँ से निकाल लो, वो प्लास्टिक करेंसी। फिर होती है मोबाइल करेंसी। ठीक है, तो आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक करेंसी बोलते हैं इसे। अब कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको पैसे रखने की, ये पेपर करेंसी और ये कॉइन रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे टिकट बुक करानी है, मोबाइल यूज किया टिकट बुक करा दी। मुझे मूवी देखनी है, मोबाइल यूज किया, मूवी देखने के लिए टिकट बुक करा दी। तो जहाज जहाज यात्रा करनी है, कुछ भी काम करना है, मोबाइल में आपके में पैसे होंगे, उसके बाद में वो सारा काम हो जाएगा, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक करेंसी बोलेंगे। ठीक है, और अभी जो मैंने नाम लिया क्रिप्टो करेंसी, जो नाम सुन लिया तुमने, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, बिटकॉइन का थोड़ा सा एकदम बता देता हूँ कि कंप्यूटर में माइनिंग होती है, माइनिंग के बाद में एक बिटकॉइन निकलती है। उसकी अभी बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय तक उसकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी होगी वो फिक्स है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन उसमें अचानक से विस्फोट होगा, निश्चित सी बात है। जब गुब्बारा फूलता जाता है ना, अंदर से मजबूत नहीं है, विस्फोट होता है। तो जो रुपए आजकल लगा रहे हैं लोग उसमें, अभी तो खुश हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब अपना सर पकड़ के रोएंगे। ठीक है, तो करेंसी का मतलब हुआ इट इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, ये आधुनिक तरीका है पैसे का। पहले तो बार्टर सिस्टम था। दूसरा ये हुआ इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये है माध्यम है, ये एक्सचेंज यानी आदान प्रदान का माध्यम है। तो एक्सेप्टेड है, आप किसी दुकान के पास में जाते हो और उससे बोलते हो कि ये 100 रुपये लीजिए, मेरा रिचार्ज कर दीजिए, तो वो 100 रुपये लेना पड़ेगा, उसे मजबूरी है, वो मना नहीं कर सकता उसके लिए। ठीक है, 10 रुपये का जैसे सिक्का कभी कभी दुकानदार मना कर देते हैं ना कि ये नहीं ले सकते। ओरिजिनली जब सरकार ने बोला हुआ है कि आपको लेना है तो वो लेना ही पड़ेगा अगर आप दुकान चला रहे हो तो। ठीक है, तो एक्सेप्ट किया हुआ है, और गवर्नमेंट के द्वारा इसे लीगल टेंडर बनाया जाता है करेंसी में। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। उसके अलावा आगे चलता है कि ये करेंसी तो बना दी हमने, पुराने समय में तो कोई करेंसी नहीं थी, अब करेंसी बना दी। अब करेंसी को एक मैनेज करने का सिस्टम बनाना होगा, पूरा का पूरा सिस्टम। किसी व्यक्ति के पास में ज़्यादा पैसे होंगे, किसी व्यक्ति के पास में कम पैसे होंगे। ज़्यादा पैसे वाला जो है वो सरप्लस में, वो उसके पास में पैसे ज़बरदस्ती धरती में गाड़ रहा है या कहीं दुबका रहा है। और दूसरा जो नीडी व्यक्ति है, जिसके पास में यार मजबूरी में रुपए चाहिए अभी मुझे अपना व्यापार करने के लिए, तो अब इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक सिस्टम बनाना जरूरी है सर। अगर गवर्नमेंट बनानी है, देश में बनाना है, तो ये पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो बीच में कौन आएगा? आप बैंक आ जाएंगे, बैंक आ जाएंगे। क्या होना जाएंगे? बैंक। तो ये बैंक नया शब्द आ गया। बैंक का मतलब हुआ ये जो मनी का एक्सचेंज होगा हायर लेवल से लोअर लेवल, या लोअर से हायर लेवल, जैसा भी होगा। अगर ये ऋण ले रहा है और ये ऋण दे रहा है, तो इस तरीके से बीच में कौन आएगा? मीडिएटर कौन आ जाएगा? बैंक आ जाएंगी, और बैंक का एक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो बैंक जो है बहुत सारी हैं अपनी, प्राइवेट बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं। बैंक का आगे लेक्चर आएगा इकोनॉमिक्स में, उस समय इसी लेक्चर सीरीज में आएगा, तो उस समय देखेंगे। बाकी इन सब बैंकों के ऊपर कौन सा बैंक है? सभी बैंकों के ऊपर कौन सा बैंक है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? मुंबई में इसका मुख्यालय। और इसके जो अध्यक्ष हैं, चीफ कौन है इस समय? चीफ कौन है अभी? उर्जित पटेल है, रघुराम राजन पहले थे। ठीक है,
तो आरबीआई इन सब की बैंकों के ऊपर निगरानी भी रखता है, और ये जो नीचे नीचे वाले बैंक हैं इनकी गारंटी भी लेता है। अगर इन बैंकों में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो फाइनली कौन देगा रुपए? आरबीआई देगा। सारी की सारी गारंटी भी दे रहा है और इनका निगरानी भी रख रहा है, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो पीएनबी में घोटाला हुआ, अब घोटाला तो करके चले गए, लेकिन फाइनल देता किसकी हुई? आरबीआई की हुई। आरबीआई एक सरकारी बैंक है। अब आता है दो नए टर्म, ये सारे समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। आगे मैं आप दोबारा बताऊंगा इन सब टर्म को, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। एक नया टर्म आता है डेटर और क्रेडिटर। ठीक है, डेटर को बोलेंगे कर्जा लेने वाले को क्या बोलते हैं? ऋणी। क्रेडिटर को, कर्जा देने वाले को, कर्जा देने वाले को बोलते हैं ऋणदाता। ठीक है, ये दो शब्द आते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति है राम, ठीक है, और यहाँ पे एक व्यक्ति है मोहन। अब मोहन के पास में पैसों की कमी है, राम के पास में पैसे अधिक हैं। अब राम या चाहे तो अपने घर में कहीं छिपा सकता है या बड़े रख सकता है, आइडियली कोई काम के नहीं है। अब बीच में आ जाता है कौन? बैंक आ जाता है। बैंक बोलता है राम से कि आप अपने पैसों को रखने की बजाय ऐसा कीजिए, इन्फ्लेशन खा जाएगा इन्हें, महंगाई खा जाएगी रुपयों को। अगर 100 रुपये रखें आप, उन्हें पड़े रहने दो, तो निश्चित सी बात है अगले साल उस 100 रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी ना, तब तक 7-8% तो महंगाई बढ़ चुकी होगी। ठीक है, तो इसके बजाय ये बैंक इससे बोलेगा कि आपके पास जो पैसे पड़े हैं आप उन्हें हमारे पास में जमा करा दीजिए। ठीक है, तो ये कौन हो गया? ऋणदाता, ऋण देने वाला हुआ। ऋणदाता को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर हो गया। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है लेंडर, इंग्लिश में लेंडर, यानी जो देने वाला होता है। तो ये नाम याद रखना, क्रेडिटर, लेंडर और ऋणदाता, हिंदी में इसे ऋणदाता बोलते हैं। ये याद रखना, देने वाले को क्रेडिटर और लेंडर बोलेंगे। ठीक है, किसको दे रहा है? बैंक को दे रहा है। सीधा इसको नहीं दे रहा है अभी, सीधा बैंक को दे रहा है पहले तो। ठीक है, बैंक को दिया तो बैंक क्या हो गई? इस व्यक्ति की, इस व्यक्ति की, राम की क्या हो गई? ऋणी हो गई ना। हाँ, ऋणी हो गई ना, राम से तो पैसा ले लिया, अब बैंक को तो चुकाना है एक बाद में, तो बैंक राम की क्या हो गई? ऋणी हो गई, यानी डेटर हो गई। उसके बाद में अब बैंक किसको पैसा देती है? मोहन को पैसा देती है। ठीक है, मोहन कर्जा ले रहा है तो मोहन कौन हो गया? डेटर। मोहन कौन हो गया? डेटर, यानी ऋणी। क्या हो गया? ऋणी। और इसे एक और शब्द आता है बोरोवर, यानी उधार लेने वाला। आ रहा है समझ में? 3 शब्द याद रखने, एक तो डेटर, ऋणी और बोरोवर। ठीक है, ये 3 शब्द याद रखें। अब बैंक कैसे काम चलेगा बीच में, समझ में आ रहा है कुछ? बैंक काम ऐसे चलाएगा कि यहाँ से जब इस राम से जो पैसा लेगा तो ये बोलेगा कि हम जब तुम्हें चुकाएंगे तो 8% के हिसाब से देंगे बस। ठीक है, और ये जब इसको देगा और इससे वापस लेगा तब बोलेगा 14% देना या 16% देना, वो वापस लेगा। बीच में 6% का मुनाफा बैंक खा रहा है, तो ये बैंक अपना उस तरीके से सिस्टम चलाता है। बैंक प्राइवेट भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, उसके अलावा कोऑपरेटिव सहकारी बैंक होते हैं, और एक होता है नॉन बैंक फाइनेंशियल कमीशन, नॉन बैंकिंग होती है फाइनेंस सपोर्ट। तो ये सुना है मुथूट लोन वगैरह, इस तरीके से सुना है। गोल्डन, पैसे देने की बजाय आप सोना रख दो, पैसे देने की बजाय आप सोना रख दो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम होता है वो। तो उसमें आप सोना रख दो तो वो बैंक आपके लिए पैसा दे देगी, गिरवी रखना है और आपको उसमें पैसा दे देती है और तो कर देते हैं। तो ये समझ में आया। और यहाँ से ये इसे जमा करा रहा है तो इसे बोलते हैं डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? डिपॉजिट मतलब जमा कराना। और यहाँ से ये इसे निकाल रहा है तो इसे बोलते हैं लोन, कर्जा जो ले रहा है। ठीक है, कर्जा लेने, अगर ये व्यक्ति अपने पैसे वापस निकालेगा तो उसे बोलते हैं विड्रॉ करना, निकाल लेना वापस, लेकिन ये तो इससे कर्जा ले रहा है। ठीक है, और लोन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? एक तरीके से लोन को हिंदी में वही अपना ऋण मान लो या कुछ भी मान लो। ठीक है, ऋण लेना बोले ऋण बोलेंगे। आगे समझ में सारी सिस्टम। ये तो बीच में बैंक आ गया। अब ये भी हो सकता है ये व्यक्ति राम बैंक की तरफ ना जाए, सीधा मोहन को भी दे सकता है। ठीक है, मोहन को भी दे सकता है सीधा, तो उस कंडीशन में ये ऑटोमेटिक ऋणदाता हो जाएगा और ये ऋणी हो जाएगा सीधा का सीधा, बीच में बैंक ही नहीं आएगी। अब ये प्रॉब्लम होती है कि ये बैंक अगर बीच में जुड़ जाती है, बैंक अगर बीच में जुड़ जाती है, कोई सरकारी संस्थान जुड़ जाता है तो उसे बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। क्या बोलते हैं? फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब हुआ एक तरीके से औपचारिक संस्थान। ठीक है, बैंक जुड़ गई तो उसमें औपचारिक संस्थान हो गई। औपचारिक संस्थान के फायदे मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। लेंडर कौन हुआ इसमें, इस वाले एग्जाम्पल में? जल्दी बताओ। इस वाले एग्जाम्पल में पूरे में ये लेंडर अपना राम हुआ ना। इसके लिए मोहन के लिए तो बैंक लेंडर हो रहा है। अगर मैं ये हटा देता हूँ, ये सिस्टम हटा देता हूँ, मोहन के लिए लेंडर कौन हुआ? बैंक हुआ। ठीक है, बैंक के लिए लेंडर कौन हुआ? राम हुआ। मोहन कौन हुआ इस सिस्टम में? नॉर्मल। बैंक के लिए क्या हो रहा है? ऋणी हो रहा है, सबके लिए ऋणी हो रहा है उसमें, तो सीधी सी बात है। राम वो कर्जा ले रहा है तो ऋणी हो गया, और ऋणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेटर। डेटर या बोरोवर। डेटर, DEBTER। ठीक है, DEBTER, तो ये आप याद, DEBTOR है, DEBTOR, डेटर, बी साइलेंट होता है तो डेटर बोलते हैं उसे। और उधर की साइड में कौन हो गया? क्रेडिटर। तो ये सब याद रखने हैं तुम्हें। ठीक है, अब मैंने बात की फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, दो चीज़ आएंगी बीच में निकल के। फॉर्मल होता है एक सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर।
तो कोई भी देश जो पुराना होता है या अविकसित होता है, तो वो नॉर्मली उसमें जो सिस्टम चलता है वो इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब ये होता है कि पुराने समय पे बहुत सारे, जैसे कि मुझे रुपए चाहिए, ठीक है, तो पुराने समय या गांव की बात कर रहा हूँ, या किसी गरीब किसान को रुपए चाहिए, तो वो किसके पास जाता है नॉर्मली? साहूकार के पास में जाएगा या सेठ बनिया के पास में जाएगा, अगर उसका कोई दोस्त है तो उसके पास में जाएगा, ठीक है। ये अगर कोई व्यक्ति, एक्स व्यक्ति इधर बाई से सीधा सीधा कर्जा ले रहा है, बीच में कोई बैंक नहीं है, कोई सरकारी संस्थान नहीं है, तो उसे क्या बोल देते हैं? बीच में अगर कोई सरकारी संस्थान नहीं है यानी बैंक नहीं है, तो उसे बोल देते हैं अनौपचारिक तरीके से पैसा लेना। लेकिन इस अनौपचारिक तरीके से पैसे लेने के बहुत नुकसान होते थे पहले भी और अब भी। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति एक किसान है और यहाँ से इस साहूकार से पैसे ले रहा है, तो तुम बताओ क्या क्या नुकसान होते हैं, तुम्हें थोड़ा बहुत अगर पता हो तो। एक तो ये है कि हाँ, नॉर्मली ब्याज की दर बहुत ज़्यादा रहती है, 36% के आसपास रहती है। 3 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा से कम तो कोई लेता नहीं है। 2 रुपये सैकड़ा मिनिमम चलती है गाँव के क्षेत्रों में, अभी जैसे होती है 3 रुपये, कभी कभी 4 रुपये सैकड़ा। इसका मतलब समझ में आ रहा है? 4 रुपये सैकड़ा का मतलब 48%। 48% यानी आप 100 रुपये लेते हो, 100 रुपये लेते हो, 1 साल बाद अगर आपको वो रुपये चुकाने हैं 100 रुपये, तो 148 रुपये देने होंगे आपको, ठीक है। अब किसान जो मुश्किल से 100 रुपये लेके 1 साल में 148 हो गए, 1.5 गुना हो गए, 2 साल में तो और ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसको ब्याज चुकाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ब्याज चुकाने में प्रॉब्लम होगी, तो हो सकता है वो किसान जो है वो किस में फंस जाए? कर्जा के चक्कर में फंस जाए, ठीक है। अभी जैसे 148 रुपये, 36 लगा लेता हूँ, 136 चुकाने, वो 36 रुपये भी नहीं चुका पा रहा है, उसकी मतलब फसल खराब हो गई, तो फिर दोबारा से वो कर्जे में फंस जाएगा। फिर अब 136 पे ब्याज लगाएगा वो, अब तक 100 रुपये पे लगाया था, अब वो 136 पे लगाएगा, अब 136 पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगले साल अगर उसे चुका नहीं पाया तो उसका ब्याज का खर्चा जो है बढ़ता जाएगा, ये चक्र बनता जाता है, विशेष साइकिल होती जाती है, तो उस पर बहुत ज़्यादा पैसे होते जाते हैं। तो एट लास्ट में क्या, मजबूरी में क्या करना पड़ता है? उसे बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है। नहीं देखे आपने एग्जाम्पल कभी गाँव में? हैं, बंधुआ मजदूर बना लेते हैं कि तेरे पास पैसे नहीं है, आजा मेरे काम कर, मेरे खेतों में काम कर, 3-4 साल तक, 5 साल तक, जो भी उसका टाइम दे देते हैं, तब तक मैं आपको उससे कुछ भी नहीं दूंगा, खाना भी नहीं दूंगा, सिर्फ काम ही काम करवाऊंगा। तो बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर, सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ब्याज दर अधिक होती है, ब्याज चुकाने में प्रॉब्लम होती है इसमें। और उसके बाद में अलावा ये होता है, कर्जे के जाल में फंस जाता है, डेट ट्रैप बोलते हैं जिसे, डेट ट्रैप, ठीक है। ये कर्जे के जाल में भी फंस जाता है और फाइनली उसे बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है, ठीक है। पुराने समय पे बहुत ज़्यादा होता था, साहूकार अपने पास में 10-5 ऐसे ही बंधुआ मजदूरों को रखते थे, ठीक है। अब आता है फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर यानी अपनी बैंकों वाला सेक्टर। उसके फायदे ये हैं कि फॉर्मल सेक्टर में सबसे पहला काम तो ये होगा कि बीच में यहाँ पे कौन आ जाएगी? सरकारी एजेंसी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे बाई है और इधर की साइड में एक्स है, यहाँ पे किसान है और यहाँ पे भले ही साहूकार है या जो जिसके पास में पैसा ज़्यादा है, अब बीच में कौन आ जाएगी? बैंक आ जाएगी। अब बाई की और बैंक के बीच में लेन देन होगा, एक्स का कोई रिलेशन नहीं रहा अब, ठीक है। एक्स का कोई रिलेशन रहा के बाई से? नहीं रहा ना, सीधा सीधा नहीं रहा। अब एक्स का किससे रिलेशन रहेगा? बैंक से। इसमें फायदा ये है कि बैंक जो है वो कम परसेंट पे ब्याज देती है, कम परसेंट पे। नॉर्मली अभी जो चल रहा है 12-13% तो अपने होम लोन वगैरह पे चलती हैं। उसके अलावा किसानों के लिए तो 7 या 8% पे देती है ब्याज, 7 या 8%। अब 48 का और इसका 7-8% का आप तुलना करके देख लो कितना अंतर आ रहा है। कम से कम 48 खर्चेंगे 48, 6 गुना तो अंतर आ ही रहा है ना, ठीक है। तो 8% तो बहुत कम होती है 48 की तुलना में। तो ब्याज दर क्या हो जाएगी इसमें ऑफिशियल होने पर? कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए नरेंद्र मोदी क्या लेके आए थे? जनधन योजना। सुना है जनधन योजना? भारत के जितने भी लोग थे 2015 तक, उनके ज़्यादातर लोगों के खाते ही नहीं थे। खाते यानी बैंक का खाता होना, कोई बड़े लेवल का आदमी ना, सामान्य जो मजदूर होता है, किसान होता है, उसके पास में कोई बैंक खाते होते ही नहीं थे, ठीक है। तो उसके बाद में अभी कम से कम 15 करोड़ से ज़्यादा खाते खुलवा दिए गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है। उनका लक्ष्य तो 5 करोड़ का ही था, बाद में 7.5 करोड़ किया, 10 करोड़ किया, अब तो 15 करोड़ भी पहुंच गए हैं। बहुत सक्सेसफुल योजना है मेरे हिसाब से, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल योजना है जनधन योजना। उसके बारे में जब स्कीम्स आएंगी उसमें बताऊंगा मैं, ठीक है। तो 8% रहेगा, पहला तो ब्याज दर कम रहेगी। दूसरा कि अब गारंटी ले लेता है बैंक की इनके ऊपर रेगुलेट करने वाला आरबीआई। अगर बैंक के पास में रुपए भी नहीं है तो आरबीआई बैंक को रुपए देगा। अगर बैंक दिवालिया हो जाती है तो इनके रुपए कौन चुकाएगा? बैंक चुकाएगा। इसे टेंशन नहीं है। अब इसमें ये हो सकता था कि अगर ये साहूकार सीधा साधा आदमी है तो ये मना भी कर सकता था, रुपए देने से भी मना कर सकता था अगर थोड़ा बहुत दबंग है, पर ऐसे मिलते केस, बहुत कम केस मिलते हैं, ठीक है। वो बेईमान ज़्यादा होने वाले होते हैं। तो इसमें कौन ले लेता है गारंटी? आरबीआई ले लेता है। अब इस व्यक्ति को टेंशन नहीं करनी है, जिसके पैसे जा चुके हैं ना पहले, उसे टेंशन नहीं लेनी है। फाइनली उसके पास में रुपए आ ही जाएंगे किसी ना किसी कंडीशन में। तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी, यानी तरलता बोलते हैं। यानी इसके पास में पैसे अगर देने तो उसे बोलते हैं लिक्विडिटी, यानी तरलता रहेगी। यहाँ पे बैंक में हमेशा पैसे रहेंगे, पैसे अगर खत्म हो गए तो तुरंत आरबीआई देगा। और एक होता है सॉल्वेंसी।
सॉल्वेंसी का मतलब होता है सब ऋण चुकाने की योग्यता, सब ऋण चुकाने की योग्यता यानी गारंटी लेना। अगर बैंक दिवालिया हो जाती है, बैंक के पास में रुपए नहीं रहे, तो सॉल्वेंसी कौन ले रहा है? आरबीआई ले रहा है, ठीक है। उसके अलावा स्पेसिफाइड ग्रुप्स को लोन दिए जाते हैं। स्पेसिफाइड ग्रुप का मतलब ये हुआ कि साहूकार वगैरह या कोई भी बड़े होते हैं, वो क्या होते हैं कि उन जिनके पास में एसेट होंगे, जिनके पास में संपत्ति होंगी बाद में निकालने लायक, तो उनको ही देते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग किया हुआ है सरकार ने कि 40% जो पैसा है बैंकों को वो गरीबों के लिए देना ही है, ठीक है। जो छोटे छोटे लेवल का उद्योग धंधे चलाते हैं उनके लिए देना है, किसानों के लिए देना है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा कि उनके लिए नॉर्मली अब पैसा मिलना आसान हो जाएगा। जनधन में जिन्होंने भी खाता खोला है और किसी व्यक्ति की दुकान खोलने की इच्छा है, तो साहूकार के पास में जाएगा तो वो तो पहले ये मांगेगा भाई साहब घर की चाबी दे दो या ये दे दो, सारी चीजें मांगेगा। मांगने को तो ये बैंक भी मांगती है, लेकिन उसमें कम मांगती है, उस तरीके से नहीं मांगती है, और ब्याज कम है। आगे समझ में ये, तो ये सभी लोगों के लिए बैंक से पैसे मिल जाते हैं, भले ही गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए मिल जाते हैं। उसके बाद में ये आपको बता दिया किसानों के लिए मिल ही जाता है, और कभी कभी ऋण माफी भी हो जाती है इस चीज में। कभी कभी सरकार को दया आ गई, जैसे संकट आ गया, जैसे बारिश ज्यादा हो गई, ओले आ गए, सरकार को लग रहा है फसल नष्ट हो गई, किसान ने कर्जा लिया हुआ है, तो किसान के कर्ज को माफ भी कर सकती है सरकार, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी सरकार तो कभी माफ नहीं करती है, वैसे मेरे हिसाब से नहीं करना भी चाहिए, लेकिन जो ब्याज है उसको कम कर देना चाहिए। ब्याज जैसे 7% है उसकी जगह 4% ले लो, 3% ले लो। माफ किया था अपनी यूपीए सरकार ने, किया था 2009 में चुनावों से पहले। उसका फायदा ये हुआ कि वो चुनावों में जीत गए, ठीक है। अभी योगी सरकार ने भी शायद माफ किया है, पूरा फिक्स नहीं पता कितना माफ किया है, बता रहे हैं 70-80 हज़ार करोड़ रुपए माफ किया। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो जाता है? इसका नुकसान एक देश के रूप में बहुत बड़ा नुकसान होता है। देश के रूप में नुकसान ये होता है कि किसान निकम्मे हो जाते हैं। अब जाके 1 लाख रुपए ले आया किसान, उसे पता है कि अब मैं नहीं चुकाऊंगा तो कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा जब सरकार को मजबूरी में माफ़ करना पड़ेगा, वो चुकाना ही नहीं चाहेगा। अब वो सिस्टम बन जाएगा ऐसा कि 2009 में माफ़ कर दिया, अब 2019 तक चुनाव होने वाले हैं, तब तक सरकार माफ़ कर देगी। उसके पास पैसे हैं फिर भी उसकी इच्छा नहीं होगी चुकाने की, अब वो एक तरीके से पैसा खाने का। ये बहुत ज़्यादा गलत है इस चीज़ के मामले में। कभी भी ऋण माफ़ी नहीं करनी चाहिए सरकार को, अगर देश के बारे में सोचना, ठीक है। तो ये आपकी मेरे हिसाब से की टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी, इसके फायदे समझ में आ गए होंगे, और इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक के नुकसान भी समझ में आ गए होंगे। अनौपचारिक के कौन कौन एग्जाम्पल हैं बता सकते हो आप? साहूकार हो गए, दोस्त हो गए, और अपने बनिया वगैरह सेठ वगैरह जो भी होते हैं वो हो गए। एक शब्द आता है लिक्विडिटी, टर्मिनोलॉजी की बात चल रही है, लिक्विडिटी। हाँ लिक्विडिटी, हाँ इसे हिंदी में बोलते हैं तरलता, ठीक है। तरलता का मतलब होता है कि आपके पास में कैश के रूप में क्या संपत्ति है। बस सीधी सी बात यह है कि आपके पास में 1000 रुपये हैं और आपको अभी डॉक्टर के पास जाके वो 1000 रुपये यूज करने हैं तो तुरंत यूज कर सकते हो, वो सबसे ज़्यादा तरल हो गया, ठीक है। आपके पास में मोटरसाइकिल है, वैल्यू तो है उसकी 35,000 40,000, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से बोलते हो डॉक्टर साहब मेरा जल्दी से इलाज कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मोटरसाइकिल रख लो, तो डॉक्टर मना ही करेगा ना उसे, इतनी जल्दी तो नहीं कर सकता, बोलेगा पहले इसे कन्वर्ट करा के लाओ। अब जल्दी जल्दी में आप बेचने जाओगे तो अब 40,000 की चीज़ है, जल्दी जल्दी में बेचोगे तो 25,000 की बिकेगी, 20,000 की बिकेगी, जल्दी में बेचोगे तो, ठीक है। बिक तो जाएगी तुरंत, अगर जल्दी में बेचना है 10,000 में मिल जाएगी, 20,000 में बिक जाएगी, लेकिन उसकी तरलता नहीं होती। तरलता का मतलब होता है कैश के रूप में क्या है, यानी तरलता को बोलते हैं, तरलता का जो इंग्लिश वो है द एसेट्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी कन्वर्टेड टू कैश। कोई भी अपना एक तरीके से संपत्ति जिसे कैश में तुरंत कन्वर्ट किया जाए, वैल्यू है उसमें कोई भी परिवर्तन हुए बिना उसे कन्वर्ट किया जाए, ये होता है अपनी लिक्विडिटी। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक पता चल रहा होगा, अपना पैसा है वो तो ऑटोमेटिक लिक्विड है ही। आपके पास में जेब में 1000 रुपये 10,000 रुपये रखे हैं, वो तो सबसे ज़्यादा लिक्विड है ही, तरल है ही, आप कहीं भी जाओ तुरंत यूज कर दो कैश के रूप में, ठीक है। उसके अलावा गोल्ड भी बहुत अच्छा लिक्विड होता है, गोल्ड के भी तुरंत के तुरंत दाम मिल जाते हैं। गोल्ड अच्छा लिक्विड होता है, आपके पास 1 किलो सोना है, किसी जोरी के पास में जाओ, जो दाम चल रहे होंगे उसमें तुरंत वो दे देगा, अगर वो सोना सही है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास में घर है, घर भले ही 20 लाख का या 25 लाख का है, तुरंत उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना उसे, तो इसकी जो तरलता होगी, लिक्विडिटी होगी, वो क्या होगी? कम होगी, ठीक है। बाकी आपकी गाड़ी है, ये सारी चीज़ों की जो तरलता होगी वो कम होगी, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में सब काम आएगा, ठीक है। तो अभी जो घर होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा या कम लिक्विड होगा? कम लिक्विड होगा। तो मेरे हिसाब से टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ कौन कौन सी मैंने पहले बताया था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद में बताया था डबल कोइंसिडेंट ऑफ बार्ट्स, दो इच्छाओं का दोहरा संयोग। करेंसी बताई थी, करेंसी भी 3-4 तरीके की बताई थी, पेपर करेंसी, उसके बाद में कॉइन बताई थी, कॉइन के बाद में आपको बताया था अपना प्लास्टिक मनी बताया था, उसके बाद में मोबाइल वाला सिस्टम भी बताया था, ठीक है। प्लास्टिक मनी का मतलब ये नहीं प्लास्टिक के नोट चलाए जाएंगे, प्लास्टिक मनी का मतलब आपके पास में जो डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड जो भी है वो प्लास्टिक मनी बोलते हैं उसे। उसके बाद में लीगल टेंडर में बता ही चुका हूँ, ये जो पैसे हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनकी कोई आंतरिक वैल्यू नहीं होती। अगर सरकार इन्हें लीगल टेंडर घोषित नहीं करती है, अगर वो इलीगल कर देती है तो उसके बाद में वो खत्म हो गए, उसके बाद में भले ही जला सकते हो। और एक आरबीआई वगैरह होती है, अदर बैंक होती है, बीच में सिस्टम बनाया है,
पैसों के लेन देन के लिए पूरा सिस्टम बना है, ये बैंक्स बीच में आ गई हैं। तो दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई अगर पूरा सिस्टम चलाना है। तो पहला तो हुआ करेंसी बनानी है, करेंसी बनानी पड़ेगी, जैसे हर देश की अलग करेंसी मिलेगी आपको, ठीक है। दूसरा बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करना। भारत में पहली बार बैंकिंग सिस्टम अगर मजबूत हुआ नरेंद्र मोदी ने किया है ओरिजिनली, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि आजकल जो घोटालेबाज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा घोटाले चल रहे हैं आजकल, तो उससे बैंकिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसमें नरेंद्र मोदी जी का कोई हाथ नहीं है, वो चल रहा है, वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, भ्रष्टाचार करते रहेंगे लोग, ठीक है। और नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी की थी उसमें भी बैंकिंग सिस्टम ने बहुत बड़ी खामी निकाली थी, उसमें भी बैंकिंग सिस्टम वालों ने पूरा का पूरा फेल कर दिया उसे। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी तो इसलिए की थी ज़्यादातर ब्लैक मनी आ जाएगा, लेकिन बैंकिंग सिस्टम वालों ने क्या मिली भगत करके जो ब्लैक मनी था उसे व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। चलो वो आगे कभी अलग टॉपिक, ब्लैक मनी का ही मैं अपना केटी सीरीज में ही एक लेक्चर बनाऊंगा क्या होता है ब्लैक मनी, ठीक है। तो उसके बाद में डेटर कौन होता है? डेटर होता है लेने वाला, कर्जा लेने वाला यानी ऋणी आदमी। और क्रेडिटर कौन होता है? देने वाला। क्रेडिटर को लेंडर भी बोलते हैं, क्रेडिटर को लेंडर भी बोलेंगे, और डेटर को बोरोवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरोवर। उसके अलावा मैंने आपको दो शब्द बताए, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। अपना जिसमें बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेगा वो फॉर्मल सेक्टर, और इनफॉर्मल सेक्टर कौन हो गया? अपना जो अपने किसी बीच में बैंकिंग सिस्टम नहीं है, मतलब साहूकार से लेना या किसी सेठ से लेना, अपने दोस्त से लेना। एक शब्द और है, वो भी आप समझ लीजिए, उसे बोलते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल सुना है कभी? कोलेट्रल, ठीक है। इसे हिंदी में तो बोलते हैं आनुषंगिक की, पर सीधा सीधा अगर समझो तो गिरवी रखने वाली वस्तु, ठीक है। कोई भी सामान ऐसा जो आप गिरवी रख सकते हो ऋण लेने से पहले। अगर आपके बैंक के पास में जाओगे और बैंक से आपको कर्जा लेना है, किसान को अगर कर्जा लेना है तो वो अपने ज़मीन के कागज उसे गिरवी रखने पड़ेंगे, भले जितने भी उसके पास ज़मीन हो। जैसे ही उसके पास जितनी ज़मीन होगी उसके हिसाब से ही उसको लोन मिलता है। आपके पास में घर है तो आप घर पे लोन ले सकते हो, ठीक है। तो गिरवी रखने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? कोलेट्रल, ठीक है। अपना पीएनबी जो मैंने घोटाला बताया था उसमें यही मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो नीरव मोदी था वो कोलेट्रल जमा नहीं करा रहा था, मिली भगत करके कोलेट्रल जमा ही नहीं करा रहा था, रुपए निकालते जा रहा था और कोई भी गिरवी चीज़ नहीं रख रहा था। तो उसमें वो छोड़ के भाग गया। अगर मैं बैंक से 10 लाख रुपए लेके आ जाता हूँ और मैं उसको कोई भी कोलेट्रल यानी गिरवी नहीं रख के आता हूँ, कोई सोना या घर के कागज या कुछ भी सामान रख के नहीं आता हूँ, तो मेरा मन जब आएगा मैं यहाँ से भाग के गोवा चला जाऊँगा, बैंक ढूंढ पकड़े, गोवा नहीं तो विदेश निकल जाऊँगा, तो फिर बाढ़ में जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में मैं बात करता हूँ, अब लेक्चर पे आ जाते हैं, मेन लेक्चर पे, ठीक है। बार्टर सिस्टम समझ में आया पूरा का पूरा। पुराने समय पे गेहूं अनाज ये आपस में आदान प्रदान किया जाता था, इनका यूज़ किया जाता था। और अगर तुम्हें याद हो अपना वैदिक सभ्यता वाला या वैदिक सभ्यता वाला लेक्चर बताया था, तो उसमें भी बार्टर सिस्टम यूज होता था। और उसमें बार्टर सिस्टम में लेन देन के लिए एक वस्तु उपयोग की जाती थी, क्या नाम यूज बताया था मैंने बताया था गाय का उपयोग किया जाता था। गाय थी, उसे अपना शुरुआती बार्टर सिस्टम का हिस्सा मान सकते हो अपनी वैदिक सभ्यता में। उसके अलावा एक शब्द और आया था निष्क नाम करके, ऋग्वेद में, हाँ निष्क नाम करके। क्या निष्का अभी स्पेशली पता नहीं चला है क्या है, उसमें दो इंपॉर्टेंट बात आती है, मैंने उस लेक्चर में बताया था। या तो वो सिक्का हो सकता है, सिक्का हो सकता है, या उसको कोई आभूषण हो सकता है। तो मेनली उस समय जो बार्टर सिस्टम ही था अपने ऋग्वैदिक काल में, और उसमें गाय का ही यूज किया जाता था। धीरे धीरे कॉइन का विकास हुआ, ठीक है। तो अब ये पूरा लेक्चर चल रहा है तो बार्टर सिस्टम को डिटेल में समझा रहा हूँ मैं। शुरुआत में बार्टर सिस्टम के लिए आपके अनाज वगैरह यूज किया जाता था, उसके साथ में गाय वगैरह यानी कोई भी अपना एनिमल वगैरह यूज किया जाता। फिर धीरे धीरे जब राजा बनने लगे तो राजाओं ने अपने राज्य को चलाने के लिए पूरा सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अपने कॉइन बनाने लग गए थे। कॉइन्स जो शुरू हो गए थे, अलग अलग राजाओं ने अपने अपने चित्र बना बना के कॉइन बनाए थे, ठीक है। उसके बाद में आता है कॉन्सेप्ट, ये याद रखना कॉइन की जो वैल्यू होती थी वो सचमुच में वैल्यू होती थी, उसकी आंतरिक वैल्यू होती थी। कॉइन होते थे या तो चांदी के होते थे या सोने के होते। अगर कोई आपके पास में सोने का कॉइन है तो उसकी वैल्यू है ओरिजिनली में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने बोल दिया कि आज से इलीगल हो गए कॉइन, तो उसकी वैल्यू है। सोना है तो सोना है, सरकार के बोलने से क्या हो रहा है उस चीज़ में। सोना है अगर आपके पास में 10 ग्राम और उसको कॉइन बना हुआ है उसका, तो सरकार भले कुछ भी बोले लीगल इलीगल, लोग तो उस सोने को खरीदेंगे ना, ठीक है। तो ये कॉइन का जो आंतरिक वैल्यू होती थी वो जितना उसका वैल्यू हो रहा है उसके बराबर ही होती थी, जो कुछ सामान खरीदना है उसके बराबर ही होती थी, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना करेंसी। करेंसी बताया मैंने आपको, ठीक है। करेंसी में अपना पेपर करेंसी बताया, उसके अलावा कॉइन कॉइन बना दिए, ठीक है। उसके बाद में अपना ये मैंने आपको बताया था कि आजकल के जो चल रहे हैं वो प्लास्टिक मनी चल रहा है। प्लास्टिक मनी के अलावा ये अपना मोबाइल मनी चल रहा है, ठीक है। और एक क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल यार मत समझो इसके बारे में, हाँ ये एक तरीके से फ्रॉड ही है पूरा का पूरा, ठीक है। आगे मैंने बात की थी इनफॉर्मल सेक्टर की, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ। इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर होंगे, ट्रेडर होंगे या फ्रेंड्स होंगे। मनी लेंडर यानी साहूकार, ट्रेडर यानी व्यापारी, और फ्रेंड्स यानी अपने दोस्त। अगर मुझे जरूरत पड़ गई तो दोस्त भी दे सकता है, ठीक है। दोस्त क्या है कि उसमें अपना इंटरेस्ट रेट वगैरह नहीं लेते हैं, तो उसमें फायदा भी हो सकते हैं बैंक की तुलना में, लेकिन हर कोई नहीं देता, हर कोई ऐसा दोस्त थोड़ी होता है। उसमें मैंने आपको नुकसान भी बताए थे, क्या क्या नुकसान होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के। फिर फॉर्मल सेक्टर पे आ गया था। फॉर्मल सेक्टर में मैंने आपको बताई थी बैंकें होती हैं, ठीक है।
बैंक प्राइवेट भी हो सकती है, कोऑपरेटिव भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है। कमर्शियल का मतलब जो सिर्फ और उद्योग धंधों को दे रही है। कोऑपरेटिव का मतलब सहकारी, ठीक है, जो गरीब लोग 10 लोग मिलकर के एक सहकारी कमेटी बना लें तो वो सहकारी बैंक से पैसा ले सकते हैं, ठीक है। वो अलग शब्द है, ठीक है, सहकारिता वाला। इन सब के ऊपर कौन होता है रेगुलेटर? आरबीआई होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1935 में। कौन सा एक्ट था वो? हाँ, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि बैंक्स और एनबीएफसी दो शब्द होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एस सी का मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सिस्टम वगैरह जैसे भी है, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम जो भी है, उसमें मैंने आपको बताया था इसके एग्जांपल जो बताए थे कि जैसे कि मन्नापुरम गोल्ड लोन हो सकता है, मुथूट फाइनेंस लोन हो सकता है, उसके अलावा श्रीराम कैपिटल वगैरह, सुंदरम म्यूचुअल फंड्स, ये सारे हो सकते हैं। एक बंधन बैंक बनी है तो ये सारे हो सकते हैं। इनके मैंने आपको एडवांटेज बताया था कि इसमें आपका शोषण नहीं होगा बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। इसके बाद में ऐसे थिंग्स मूव ऑन एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, सारे के सारे जो काम होंगे पहले से जो नियम बनाए उसके अनुसार करेंगे। बैंक अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। बैंक ऐसा नहीं है कि आज आपके लिए जो ऋण दिया है वो 14% पे दिया है और कल को आपने ऋण लेने के बाद में 10 दिन बाद या 20 दिन बाद बोलते हैं कि 14% पे दे दिया, अब तो हम 20% के हिसाब से लेंगे। नहीं, जो पहले बोला है उसी के हिसाब से। साहूकार कर सकता है ये सारी चीज, साहूकार मनमर्जी कर सकता है, लेकिन बैंक लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से चलेंगे, जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है इससे, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, सभी का विकास हो रहा है बैंक वगैरह सिस्टम से। और जो साहूकार वाला सिस्टम था वो एक तरीके से गरीबों को दबाने वाला सिस्टम था। बैंकिंग उन लोगों को उठाने का काम करना चाहती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं, ये नया शब्द है फाइनेंशियल इंक्लूजन। सुना है कभी? अपना जनधन योजना जो है उसका उद्देश्य यही था। अगर पूछा जाता है कि जनधन योजना का उद्देश्य क्या था, समावेशी विकास बोलते हैं इसे, ठीक है। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशी, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन इसे बोलते हैं, समावेशी विकास। अगर पूछ लिया जाता है ना, आपके बहुत वाले एग्जाम्पल आ चुका है, आरएस के लास्ट वाले एग्जाम में भी आया था यही शब्द। जन धन योजना की शुरुआत किस लिए की गई थी? समावेशी विकास यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलपमेंट के हिसाब से शुरू किया गया था। सभी वर्ग के लोगों को उसमें सम्मिलित किया जाएगा, गरीब हो अमीर हो सबके लिए बैंक पैसे देंगी और सबका विकास करना चाहेंगे। विकास कैसे होता है इसमें? विकास कैसे होता है इसमें गरीब का? ये देखो, हाँ, अभी जैसे खाते तो खोल दिए, खाते खोलने से थोड़ी विकास पूरा हो पा रहा है, ये बैंक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब कोई व्यक्ति आइडिया है मेरे पास में, मान लेता हूँ, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास में बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास में नॉलेज है, लेकिन अब मुझे कोचिंग खोलना है। कोचिंग खोलने के लिए शुरुआत में कम से कम 10-15 लाख रुपए चाहिए, 10-15 लाख नहीं तो 5 लाख का मैं एग्जाम्पल मान लेता हूँ। और मैं बिल्कुल गरीब हूँ, मेरे पास में पैसे नहीं है उस हिसाब से कोचिंग खोलने लायक, और मुझे पता है कि मैं अगर कोचिंग खोल लेता हूँ तो मैं करोड़ रुपए पर ईयर कमा सकता हूँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिल रहे। तो पैसे लेने के लिए कहाँ जाऊँ? आप बैंक के पास में जाओ, बैंक आपको देगी, ठीक है। अब पहले तो गिरवी वगैरह रखती थी, अब तो डिग्री वगैरह के हिसाब से भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो अब वो बैंक आपको पैसे देगी और कम ब्याज पे देगी। आप एक साल में आपने कमा लिए 20 लाख, कमा लिए 5 लाख का ब्याज लगा के चुका दो, उसके बाद में बच गए आप फाइनेंशियल सपोर्ट में आ गए, अब डेवलपमेंट हो गया आपका, हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। कोई व्यक्ति उसे एक तरीके से मोटरसाइकिल का काम करना आता है, वो बनाना आता है मोटरसाइकिल के पार्ट्स वगैरह, या उसे मोटरसाइकिल को ठीक करना आता है। अब उसे दुकान खोलनी है, दुकान खोलने के लिए उसे पैसे चाहिए। अब पैसे कहाँ से आएंगे उसके? बैंक से आएंगे। अगर उसका एक बार में दुकान सक्सेस हो गई, वो सारा काम करने लग गया, तो उसका तो विकास हो गया ना। कोई व्यक्ति और कुछ नहीं है उसके पास में, कोई भी साधन नहीं है, रिक्शा चलाना आता है उसे, तो रिक्शा चलाने के लिए उसने यहाँ से इंटरेस्ट ब्याज ले लिया, रुपए ले लिए। अब ये रिक्शे से अपना वो रुपए भी जमा करा सकता है और रिक्शा उसका बच जाएगा और आगे उसका डेवलपमेंट होता ही रहेगा, विकास होता रहेगा, क्योंकि वो कमाई करता रहेगा। तो कोई भी गरीब व्यक्ति अगर उसे डेवलपमेंट होना है, शुरुआत में उसे पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे का कौन दे रहा है अभी यहाँ पे? इसलिए बोला है फाइनेंशियल इंक्लूजन, समावेशी विकास। अमीरों का तो विकास हो ही रहा है, कोऑपरेटिव लोग हैं वो तो लेते ही हैं पैसे, अगर कोई उद्योग धंधा खोलना है तो वो तो पैसे लेने वाले ही हैं। बाकी गरीब लोग हैं वो भी पैसे ले सकते हैं, तो इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। इंटरेस्ट रेट होते हैं, जो अपनी ब्याज दर होती है वो कम होती है और सभी उसे चुका सकते हैं नॉर्मली। उसके अलावा वेल रेगुलेटेड होता है, यानी आरबीआई का कंट्रोल है, रेगुलेशन है। रेगुलेशन का मतलब कम ज़्यादा करना, रेगुलेटर जो होता है ना, नियंत्रण करना, ठीक है। आरबीआई रेगुलेट करती रहती है कि कभी कोई गलती ना कर दे, छोटी छोटी बैंकें हैं। उसके अलावा ग्रोथ विद इक्विटी होती है। उसके बाद में सभी सेक्टर को पैसे मिल जाते हैं इसमें, फॉर्मल सेक्टर में, सब सेक्टर का मतलब हुआ एग्रीकल्चर वाला हुआ, उसके अलावा अपना उद्योग धंधों वाला हुआ, और सर्विस सेक्टर सब में मिल जाते हैं। उसके अलावा मैं आपको वो बता चुका हूँ कि कौन डेटर होता है, कौन क्रेडिटर होता है, इस लेक्चर में वो बता चुका हूँ। डेटर एंड क्रेडिटर की आसान परिभाषा ये, द पर्सन हु बोरो द मनी इज डेटर। जो व्यक्ति पैसे उधार लेता है वो कौन हो जाएगा? रेडी डेटर हो जाएगा। एंड द पर्सन हु गिव्स मनी इज क्रेडिटर। जो पैसे दे रहा है वो कौन हो गया? क्रेडिटर, ठीक है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं कि बैंकिंग सिस्टम में आप लोन ले सकते हो, अपना व्हीकल के लिए लोन ले सकते हो, हाउस के लिए लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हो, एग्रीकल्चर लोन ले सकते हो। कोलेट्रल मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे तरीके से
ये गिरवी रखने वाला शब्द, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ पैसा लेना है, नॉर्मली अभी क्या है सिस्टम में बहुत गरीब लोगों के लिए बहुत आसानी कर दी गई है, कुछ भी बिना, कुछ एक ऐसी कंडीशन बना दी गई है बिना गिरवी रखे भी आप लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे जैसे स्टूडेंट हैं वो अपनी डिग्री पर लोन ले सकते हैं। अब डिग्री की कोई खास वैल्यू तो नहीं है, लेकिन डिग्री पर भी लोन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर किसान है तो उसको अपने कागज, खेतों के कागज रखने पड़ते हैं। उद्योग धंधे वाले हैं उनको भी कुछ रखना पड़ता है। पीएनबी वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने यही बताया था, नीरव मोदी ने कुछ नहीं रखा, उन्होंने फ्रॉड करके कोलेटरल नहीं रखा। अगर उनका कुछ संपत्ति रखी होती तो वो भाग जाते, क्या दिक्कत है, उनकी संपत्ति तो है हमारे पास में, उनकी जो है वो सारे के सारे हैं सही, ठीक है। ये सारी समझ में आ गई। और बैंकों से 3 तरीके, मतलब बड़े लेवल पर भी से लोन दिए जा सकते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉर्पोरेट लोन। अगर किसी व्यक्ति को उद्योग धंधे खोलने हैं तो उसको लोन दिए जाते हैं। अब ये उद्योग धंधों के लिए लोन देने का तरीका जो होता है, जैसे कोई यहाँ पे मान लेते हैं कि रिलायंस वाला है, ठीक है, रिलायंस वाले को एक बड़ा उद्योग खोलना है अपने कोटा में। अब या तो रिलायंस वाला अपने जेब से पैसा लगाए, अगर उसके पास में है तो वो लगा सकता है। दूसरा तरीका होता है कि वो सीधा का सीधा जनता से रुपए ले ले, उसे बोलते हैं डिवेंचर। ये आगे आएगा, अभी ज़्यादा ध्यान रखना, डिवेंचर बोलते हैं इसे, ठीक है, या ऋण पत्र बोलते हैं, ऋण पत्र। हाँ, जैसे मुझे ही कोचिंग खोलना है, मुझे 5 लाख चाहिए, तो मैं ऐसा करूँगा, 50 को बना लेता हूँ ऋण पत्र, 50 ऋण पत्र बना लेता हूँ। और कितने कितने रुपए के बनेंगे, 5 लाख चाहिए तो मुझे ये बन जाएंगे। अब 50 में भाग दे दी, 5 लाख में 50 का भाग दिया, कितना हुआ, 10,000 का। 10,000 के मैं 50 ऋण पत्र बना लेता हूँ, ठीक है, और 50 लोगों को वो दे देता हूँ। उसका मतलब उस पर ठप्पा लगा के बोल देता हूँ कि मैं आपसे 10,000 रुपये ले रहा हूँ और आपको समय समय पर मैं इतनी ब्याज के हिसाब से रुपये चुकाता रहूँगा। 50 लोगों से, एक व्यक्ति नहीं दे रहा है 5 लाख, तो 50 लोगों से ले लो, वो होता है डिवेंचर। अब इनके लिए क्या बड़ी राशि चाहिए होती है, 50 करोड़ 100 करोड़ उद्योग धंधों के लिए, तो ये डिवेंचर खोलते हैं, ठीक है। और एक होता है शेयर वाला, शेयर मार्केट, शेयर ही दे देना, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे ये 5 करोड़ की कंपनी खोल रहा हूँ, तो आपसे बोलता हूँ आप 1 करोड़ रुपए लगा दीजिए। 5 लोगों से बोलता हूँ आप 1-1 करोड़, 5 करोड़, 4 लोगों से बोलता हूँ 1 करोड़ में लगाने वाला हूँ, ठीक है। 4 लोगों से बोलता हूँ आप 1 करोड़ लगा दीजिए, आप 1 करोड़ लगा दीजिए, चारों से बोल दिया। अब चारों लोगों से बोल दिया कि आप बराबर के हिस्सेदार हो, शेयर का मतलब होना हिस्सेदार हो जाना, ठीक है। अब भले ही मैं मेहनत करूंगा, अगले साल अगर कंपनी 10 करोड़ कमाती है, 10 करोड़ कमाती है, तो भी उस 10 करोड़ में से मुझे उनको हिस्सा देना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है। आपने 1 करोड़ लगाया है, 10 करोड़ कमाए, तो आपको 2 करोड़ देने पड़ेंगे, बाकी सबको देना पड़ेगा, भले ही आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ पैसा दिया है। कोचिंग वाला एग्जाम्पल ले सकते हो, ये सब उससे समझ में आ जाएगा कोचिंग वाले एग्जाम्पल से, कि मैं यहाँ पे कोचिंग खोल रहा हूँ। एक तरीका हुआ बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, बैंक को सीधा सीधा ब्याज दे देना। दूसरा तरीका डिवेंचर। डिवेंचर में आपका मुनाफा कुछ रहेगा, तो वो सिर्फ आपका मुनाफा रहेगा, आपको तो उन 50 लोगों को ऋण देना है, जो ब्याज बताई हुई है आपने उस हिसाब से देना है। लेकिन शेयर में क्या होता है, आपने अगर 20 लाख रुपए कमा लिए, तो 20 लाख रुपए में उन 50 लोगों की हिस्सेदारी हो गई सबकी, ठीक है, तो उसमें उनको हिस्सा देना पड़ेगा। डिवेंचर में हिस्सा नहीं देना है, आपको सिर्फ ब्याज देना है, बैंक को भी सिर्फ ब्याज देना है। तो ये आप मेरे हिसाब से ये समझ में आगे होंगी, और ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ गया, और बैंक लोन समझ में आ गया, डिवेंचर समझ में आ गया, शेयर समझ में आ गया, और ये उद्योग धंधों के लिए ये पूरा का पूरा देना। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जो एवोल्यूशन हुआ है मेरे हिसाब से समझ में आ गया। पहले पहले शुरुआत में क्या था, बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम था, कोई भी बीच में कोई करेंसी नहीं होती थी। उसके बाद में धीरे धीरे क्या है, कॉइन्स आए, राजा महाराजाओं ने कॉइन बनाए, ठीक है। वैदिक काल में क्या यूज किया जाता था बार्टर सिस्टम में, गाय, ठीक है। उसके अलावा बाद में मैंने एक नया शब्द बताया था, डबल कोइंसिडेंट ऑफ बांट्स, कि दोनों लोग सहमत होने चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तुम्हें ये चीज़ चाहिए, हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मोबाइल खरीदने जाओ और मोबाइल वाले को सरसों नहीं चाहिए, तो इसका मतलब जबरदस्ती थोड़ी दे के आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना करेंसी। करेंसी सरकारों के द्वारा बनाई जाती है, करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती है। कॉइन्स जो पुराने थे उनकी वैल्यू होती थी, सोने के होते हैं, चांदी के होते थे, उनका कोई लीगल टेंडर की कोई जरूरत नहीं थी, उनको तो पर्सनल वैल्यू होती थी, उनकी आंतरिक वैल्यू, इसे बोलते हैं इंट्रिक वैल्यू। ये शब्द होता है इंट्रिक वैल्यू, यानी उसकी आंतरिक वैल्यू थी पहले वाले समय पे। और आज का जो 1,000 का नोट है उसकी कोई आंतरिक वैल्यू नहीं है, वो लीगल टेंडर है, सरकार का बोला हुआ है उस तरीके से। जब सरकार बोल देगी कि ये लीगल टेंडर नहीं रहे, तो उसके बाद में उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था इन सबको एक सिस्टम में पिरोने के लिए बैंकिंग सिस्टम आया, बैंक शुरुआत की गई, बैंकों की शुरुआत की गई, और बैंकों को रेगुलेट करने के लिए क्या बना दिया गया है, एक बड़ा, अपने इंडिया में आरबीआई है, ऐसे हर जगह, यूएस में फेडरल बैंक है, ठीक है। उसके अलावा 2 शब्द बनाए, क्रेडिटर और डेटर। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गए होंगे। क्रेडिटर कौन होता है, जो पैसे देता है, ठीक है, ऋणदाता। और डेटर कौन होता है, जो पैसे लेता है। उसके बाद में मैंने आपको 2 चीज बताई थी। अच्छा, क्रेडिटर को दूसरा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेंडर भी बोलते हैं, और जो लेता है उसे बोरोवर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताए थे 2 सेक्टर बताए थे, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। शुरुआत में कैसा चलता था, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल चलते थे।
शुरुआत में पहले पुराने समय पे ज़्यादातर क्या चलते थे, इनफॉर्मल चलते थे, ठीक है। जो साहूकार वो ऋण देना, उसमें प्रॉब्लम क्या थी, एक तो सबसे ज़्यादा ब्याज ज़्यादा, ब्याज के बाद में दूसरा किसान चुका नहीं पाया तो कर्जे में आ जाएगा, कर्जे में आ जाएगा तो वो एक तरीके से बंधुआ मजदूर बन जाता था, उसमें से ज़्यादातर कंडीशन में ऐसा ही होता था, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना फॉर्मल सेक्टर। याद रखना, अगर कोई देश डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, तो उसमें फॉर्मल सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी। अगर कोई देश डेवलप नहीं है तो उसमें इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा रहता है, ठीक है। शोषण का मतलब होता है इनफॉर्मल सेक्टर, एक तरीके से जितना इनफॉर्मल सेक्टर है उतना ही शोषण होता है। अमेरिका में कोई भी साहूकार नहीं होता है, ज़्यादातर लोग जो है वो बैंकों से ही लोन लेते हैं। अभी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर है, अभी भी बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर है। गाँव में तो इनफॉर्मल सेक्टर ही यूज़ किया जाता है रेगुलरिटी में, ठीक है। तो मैंने फॉर्मल सेक्टर के फायदे बताए थे, ब्याज कम होती है, तरलता होती है, और ऋण चुकाने के लिए अपना आरबीआई है फाइनली में, ठीक है। और सभी ग्रुपों के लिए मिलता है, और कभी कभी ऋण में छूट दी जाती है। और उसके बाद में मैंने आपको एक नया शब्द और भी बताया था, क्या, कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, गिरवी रखने वाला चीज़, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गई होगी। और एक लिक्विडिटी बताई थी, तरलता। तरलता का मतलब क्या होता है, जिसे आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये अपना इकोनॉमिक का पहला लेक्चर हुआ। और बाकी जो अपना जम्मू कश्मीर वाला जो दूसरा पार्ट था, उसका दुख अभी तक हो रहा है मुझे, तो अभी मैं वो दूसरा पार्ट बनाऊंगा मैं आपके साथ में।